हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर नवीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपको करवा रहा हूं सीबीएसई 12th इकोनॉमिक्स के पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रिपरेशन। हम कर रहे हैं फ्रेंड्स स्टूडेंट्स पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सुधार हो सकते थे, लेकिन कॉलोनियल्स ने या ब्रिटिशर्स ने इस एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे कैसे अपने एजेंडाओं से या अपने पॉलिसीज लगा करके कैसे इसको खत्म किया और इस एग्रीकल्चर सेक्टर की उस सिचुएशन में क्या हालत थी उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दिस सेक्टर रिवील्ड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सेक्टर अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर आपको बताता है, मैं भी आपको साथ साथ इसके बारे में क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आपको समझना है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस। प्रोडक्शन होता है आपका टोटल आउटपुट, ठीक है, प्रोडक्शन होता है आपका टोटल आउटपुट और आपकी प्रोडक्टिविटी होती है टोटल आउटपुट पर हेक्टेयर, ठीक है, डिफरेंस है आपको। टोटल आउटपुट होता है आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होती है टोटल आउटपुट पर हेक्टेयर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही चीजें एक्सट्रीमली लो थी। ना तो यहां पे प्रोडक्शन अच्छा था, ना ही यहां पर प्रोडक्टिविटी अच्छी थी और इसी वजह से हम इंडिपेंडेंस नहीं हो पा रहे थे, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। हमें दूसरों का सहारा या ब्रिटिशर्स के सहारे के साथ चलना पड़ता था। यही रीजन था कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर उस दिन ऐसा था कि हम अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो सकते थे, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही क्या थे, बहुत लो थे। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है आज का? सेकेंड पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यहां पर अनसर्टेनिटी का जो मतलब लिया गया वो रेनफॉल से लिया गया। कैसे लिया गया है? क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन था, जो हमारा एग्रीकल्चर था, वो पूरी की पूरी तरह से अनसर्टेन था, क्योंकि सारी की सारी हमारे पास आर्टिफिशियल इरिगेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास सिंचाई के कोई साधन नहीं थे। हमें हर तरफ से रेनफॉल पर ही, बारिश पर ही डिपेंड होना पड़ता था और बारिश अगर किसी साल अच्छी है तो आपका आउटपुट क्या होता था? अच्छा होता था। अगर बारिश अच्छी नहीं है तो आउटपुट नीचे आ जाता था, डिक्रीज हो जाता था, कम हो जाता था। और अगर आउटपुट अच्छा है तभी आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, अगर आउटपुट अच्छा नहीं है तो आपके पास इनकम भी अच्छी नहीं आएगी। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। तो ये था रेनफॉल पर डिपेंडेंसी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम थे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी पर डिपेंड थे। हमें पता ही नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, जो है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले आपको मतलब बताता हूं सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या चीज है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो चीजें होती हैं, वो फार्मिंग होती है जहां पर हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही कल्टीवेशन करते हैं। हम अपनी फूड ग्रेन चीजों को बनाते हैं जिससे हम अपनी नेसेसिटीज या अपनी जरूरतें हैं उनको पहले पूरा कर पाए। आप इस चीज को बहुत बेसिकली समझकर चलिएगा कि जब हम सब्सिस्टेंस पर डिपेंड हैं, जब हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर डिपेंड हैं, तो हम वही चीजें बनाएंगे, वही फूड ग्रेन आइटम बनाएंगे जिनकी हमें जरूरत है। ऐसी फूड ग्रेन आइटम सरप्लस में बहुत कम बचती थी बेचने के लिए, इसलिए हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। यही रीजन था सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। तो फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज ए मींस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच वी crops the produce we provide for the basic need। हम जहां पे चावल बना रहे हैं, गेहूं बना रहे हैं, ऐसी चीजें बना रहे हैं जो हमारे लिए बना रहे हैं, यूज के लिए बना रहे हैं, और एक टाइम के बाद इनका कोई सरप्लस इतना नहीं बचता था कि आप इन चीजों को बेच करके पैसा कमा पाओ। तो ये था आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग का डोमिनेंस, क्योंकि आपको खुद के लिए काम करना पड़ रहा था, इस वजह से भी आप एग्रीकल्चर में ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे थे। फिर चौथी बात आती है गल्फ, ये गैप बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल, जिसे हम जमींदार बोलते हैं, टाइलर ऑफ द सॉइल जिसे हम फार्मर बोलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ जमींदारी 3 फोल्ड सिस्टम शेयर किया था। उसी सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था कि एक 3 फोल्ड सिस्टम आया था। गवर्नमेंट थी, उसमें जमींदार थे जिसे हम ऑनर ऑफ द सॉइल बोलते हैं, एक हमारे पास टाइलर था जिसे हम टाइलर को फार्मर भी बोल देते हैं। हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट एक फिक्स रेट से रेंट लेती थी जमींदार से, और जमींदार किसी भी रेट से मन चाहे रेट लेता था किससे? टाइलर से। टाइलर के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी सब्सिस्टेंस या अपने खाने पीने के पैसे छोड़ता था, बाकी सारा का सारा ले लेता था।
तो ये जो सिस्टम था, ये जो जमींदारी सिस्टम था, इस सिस्टम ने भी हमें बहुत, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो जमींदार था वो शेयर तो सारा लेता था प्रॉफिट का, प्रॉफिट में शेयर तो अपना लगता था, लेकिन कॉस्ट में अपना हिस्सा नहीं देता था, कॉस्ट में अपना हिस्सा बहुत कम देता था और प्रॉफिट में अपना हिस्सा बहुत ज्यादा रखता था। सारा का सारा पैसा अपनी लग्जरीज पर लगाते थे, मेंटेनेंस पर कुछ भी नहीं लगाते थे। इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होता गया। फिर अगला टॉपिक आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। ये आपको समझना पड़ेगा, स्मॉल होता है छोटा, फ्रेगमेंटेड होता है बिखरा हुआ, कोई खेत यहाँ पर, कोई खेत छोटा सा यहाँ, कोई खेत छोटा सा यहाँ, मतलब अलग अलग जगह पर जमीन के टुकड़े पड़े हैं। तो जब स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स होते हैं तो किसानों को हर जगह काम करना पड़ेगा। हर जगह काम करने से, फ्रेगमेंटेड लैंड होने से उनकी जो कॉस्ट थी वो अनइकोनॉमिकल आती थी, उन्हें हर जगह खर्चा करना पड़ता था, इसलिए उनका खर्चा या कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और बशर्ते प्रॉफिट कुछ भी नहीं बच पाता था। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का भी एक कारण था कि हमारी खेती या हमारे एग्रीकल्चर से हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होते। फिर आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश राज। ये भी मैंने आपको बता दिया, वही बात है कि सरकार लेती थी फिक्स रेट पर रेंट और जमींदार लेता था अपने अनएक्सपेक्टेड या बिल्कुल ही एज मच एज कॉस्ट पर रेंट ले लेता था और उनके पास सिर्फ अपनी नेसेसिटीज या अगली प्रोडक्शन का पैसा छोड़ा जाता था और कुछ नहीं छोड़ा जाता था। गल्फ वाला जो मैंने पॉइंट क्लियर किया था, इसमें मैंने ये आपको बता दिया कि जब जमींदार थे वो प्रॉफिट में तो सारा हिस्सा लेते थे लेकिन कॉस्ट में कुछ भी बेयर नहीं करते थे। और 7 और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। उसका चर्चा है कि फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भी आपने इंडिगो के बारे में सुना है बहुत पहले कि ब्रिटिशर्स ने किसानों को या फार्मर्स को फोर्स्ड कर दिया था ऐसी चीजें बनाने के लिए जिनका कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा, जिनको बेचा जाएगा बाहर, ठीक है, अपने लिए भी नहीं रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज थी, उन्होंने इनको फोर्स किया इंडिगो उगाने के लिए। इंडिगो क्या होती है, नील की खेती होती है ना, कपड़ों पर जो नील लगता है। क्यों होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कपड़ों की इंडस्ट्री थी, जो ब्रिटेन में कपड़ों की इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री में रंग करने के लिए, कपड़ों को रंगत देने के लिए नील का प्रयोग होता था। और नील एक ऐसी आइटम थी जिस खेत पर इसकी खेती एक बार कर ली जाती थी, उस खेत पर अब कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था। तो ब्रिटिशर्स किसानों को फोर्स करते थे इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए ताकि उन्हें बेचा जाए, और साथ ही साथ इसको फोर्स करते थे किसानों को इंडिगो को उगाने के लिए एडवांस लेने को भी फोर्स कर देते थे उन्हें, ठीक है। और साथ ही साथ जो फसल वो उगाते थे उस फसलों का कमर्शियलाइजेशन किया जाता था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन्हें नहीं रखा जाता था। तो सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन, ठीक है, फॉर द मार्केट। इसमें क्या लिखा है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी टू कमर्शियलाइजेशन। जो भी फसल आप बनाओगे आप खुद के लिए रखने की जरूरत छोड़ दो, सब्सिस्टेंस के लिए रखना छोड़ दो, आपको सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए उगाना है। और बेचने के लिए अब जब आप बाहर उगाओगे रेट उनके सस्ते हो जाते थे और उनको बदले में कुछ भी नहीं मिल पाता था, उनको सिर्फ उतना ही पैसा छोड़ा जाता था जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता था। होपफुली आपको 7 के 7 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की दशा क्या थी, क्या प्रोडक्शन हो रहा था, किस लेवल पर हो रहा था, क्या चीजें अच्छी थी, क्या चीजें बुरी थी। सो ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो में सबको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर कैसा था। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।